तो नमस्कार। आज जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को कि आज हम अगले वीडियो में जो है क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन करेंगे। आज वही कर रहे हैं। मैंने क्वेश्चन पहले से लिख दिया है ताकि लिखने में समय जो आपका मरेगा वो समय व्यर्थ ना जाए, और हम ऐसे ही करेंगे। पहले हम जो लिखने वाला पार्ट जब भी रहता है पहले लिख देते हैं, उसके बाद हम वीडियो में आकर आप लोगों को समझा देते हैं। तो वैसे ही हम समझा चुके हैं। टोटल 25 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 10 रहेंगे आपका जो ऑप्शनल वाला रहता है ऑब्जेक्टिव टाइप, और 10 रहेंगे सब्जेक्टिव टाइप। सब्जेक्टिव टाइप मतलब हो गया आपका जो विस्तार से जो क्वेश्चन रहता है ना, 3 नंबर का 5 नंबर का वही। और जो 1 नंबर वाला क्वेश्चन रहता है टिक मारने वाला, वो 15 वो रहेगा। हर एक चैप्टर में लगभग 25 से 30 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 6 चैप्टर है, तो लगभग आपका 150 क्वेश्चन बन जाएगा। अगर इकोनॉमिक्स में 150 क्वेश्चन बनता है तो सोशल साइंस में लगभग में आपको 500-600 क्वेश्चन बनता है। 500-600 क्वेश्चन में जाहिर सी बात है कि 100 क्वेश्चन लड़ ही जाएगा। इसलिए आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। हम जैसे जैसे हम पढ़ाए हैं वैसे ही हम क्वेश्चन सेट किए हैं। इसलिए आने का क्वेश्चन मतलब एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब हम लाए हैं आपके लिए। बढ़िया से पढ़िए, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग का चैप्टर था, पहला चैप्टर डेवलपमेंट। उसके अंतर्गत ये क्वेश्चन है, विभिन्न लोगों के लिए विकास का लक्ष्य सेम रहता है कि अलग अलग रहता है, कि कुछ का सेम और कुछ का अलग अलग रहता है, बताइए। ये हम बता चुके हैं पढ़ाते समय कि एक छोटा किसान के लिए विकास मतलब कुछ और हो गया, एक मजदूर के लिए विकास हो गया, उसका मतलब कुछ और हो गया, एक फुटबॉल प्लेयर के लिए कुछ और हो गया, एक बड़ा बिजनेसमैन के लिए विकास का मतलब कुछ और होता है। बड़ा बिजनेसमैन के लिए जो है कि उसका पैसा 2 गुना 3 गुना हो जाए, 3 गुना हो जाए 1 साल में, वही उसका विकास हो गया। एक छोटा मजदूर है, उसके लिए मजदूरी का जो पैसा है वो 2 गुना हो जाए, या मालिक उसका कुछ और मतलब बढ़ा चढ़ा कर दे दे, वही उसके लिए डेवलपमेंट हो गया। जो एक भिखारी है उसके लिए 2 वक्त का खाना मिलना ही उसके लिए डेवलपमेंट हो गया। इसलिए डेवलपमेंट जो है, विकास जो है हर एक लोगों के लिए अलग अलग होता है, समझ गया। तो इसका आंसर देखिए, इस 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमेशा समान होते हैं। गलत बात है। हमेशा समान हर एक व्यक्ति के लिए हमेशा समान नहीं होता है। विभिन्न लोगों के लिए विकास का लक्ष्य हमेशा समान नहीं होता है, हमेशा एक दूसरे के विपरीत होता है। ये हमेशा एक दूसरे के विपरीत होता है नहीं, हमेशा अलग अलग होते हैं, लेकिन एक दूसरे के विपरीत नहीं होते हैं। अलग अलग हो सकते हैं और कभी कभी परस्पर विरोधी भी हो सकते हैं। इसका क्या हुआ आंसर, क्या हुआ, विपरीत नहीं होते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। केवल आर्थिक समृद्धि पर आधारित होता है। क्या विकास हमेशा आर्थिक मतलब जो पैसा हो गया, क्या विकास हमेशा पैसा पाना ही होता है? नहीं। कुछ हम अभी बताएं आपको कि भिखारी के लिए जो है 2 वक्त का खाना मिलना ही उसके लिए डेवलपमेंट हो सकता है। तो इसलिए विभिन्न लोगों के लिए विकास का लक्ष्य हमेशा समान नहीं होता, एक दूसरे के विपरीत भी नहीं होता। हाँ, अलग अलग हो सकते हैं। हमारे आपके जो मन का लक्ष्य है वो अलग अलग हो सकते हैं। हमारे जो आपके घर में का डेवलपमेंट कुछ और हो सकता है, मेरे घर के लिए कुछ डेवलपमेंट कुछ और हो सकता है, लेकिन एक दूसरे का विपरीत नहीं हो सकता है। समझ गया ये बात? विपरीत क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि आपका कुछ और है, मेरा कुछ और है, यानी ये अलग अलग है, विपरीत नहीं है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, विपरीत क्वेश्चन आपका ऑप्शन में दे सकता है और अलग अलग में दे सकता है, लेकिन आपको टिक कर क्या करना है, अलग अलग हो सकते हैं और कभी कभी परस्पर विरोधी हो सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आपका विकास जो है और आपका विकास का लक्ष्य और मेरा विकास का लक्ष्य अलग अलग है, लेकिन और ये दोनों मतलब विरोधी हो सकते हैं, लेकिन हमेशा विरोधी होते हैं, विपरीत होते हैं, ये मतलब नहीं हो सकता है। और केवल आर्थिक समृद्धि पर आधारित है, ये भी नहीं हो सकता कि केवल पैसा ही किसी के लिए पैसा पाना है, किसी के लिए विकास हो जाए, ये भी नहीं हो सकता। और दूसरा क्वेश्चन, विश्व बैंक द्वारा देशों की तुलना करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या मानी जाती है, बताइए। एक्चुअली में हम इसको हम आपको बढ़िया से नहीं पढ़ाए थे,
हम पढ़ा देते हैं, इस क्वेश्चन के बाद हम मिटा के आपको पढ़ा देते हैं कि इसका कहने का मतलब क्या था। मतलब यही था कि देखिए, कई देशों का डेवलपमेंट का तुलना करने के लिए, कई देशों का डेवलपमेंट का तुलना करने के लिए हम मतलब यूनाइटेड नेशंस द्वारा रिपोर्ट तैयार किया जाता है और विश्व बैंक द्वारा भी रिपोर्ट तैयार किया जाता है। याद रखिए, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, नाम सुने होंगे कभी, वर्ल्ड बैंक। इन ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा रिपोर्ट तैयार किया जाता है। तो वो रिपोर्ट जो होता है कि कौन देश कितना डेवलप है, वो रिपोर्ट किस चीज़ पर आधारित होती है, उसका विशेषता क्या होता है। केवल स्वास्थ्य पर, केवल शिक्षा पर, कुल आय पर, उस देश का पूरा जितना कुल आय है उस पे, या प्रति व्यक्ति आय पे। तो इसका आंसर है प्रति व्यक्ति आय। समझ गए? केवल स्वस्थ रहना ही किसी के लिए डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। और जो वर्ल्ड बैंक स्पेशली, खासकर अगर वर्ल्ड बैंक वो रिपोर्ट निकाल रही है, कई देशों को तुलना कर रही है कि कौन देश कितना बढ़िया है, उसका डेवलपमेंट कितना हो रहा है, उसके लिए जब वर्ल्ड बैंक सूची निकालती है, रिपोर्ट निकालती है, उस संदर्भ में हमें जो है प्रति व्यक्ति आय को मतलब मानते हैं। वो प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम, इसको इंग्लिश में हम लिख देते हैं पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय के बदौलत हम सभी देशों को तुलना करते हैं। समझ गए? कब? जब वर्ल्ड बैंक, याद रखिएगा, जब वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई तब। समझ गए? और हम इसको हम जो नहीं पढ़ाए थे वो वही बता देते हैं। कई देशों को तुलना करने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपनी सूची निकालते हाँ। तो सबसे यहाँ आ गया आपका वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। आपको क्वेश्चन में हमेशा यही दिया जाएगा, यूएनडीपी तथा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक। तो ये चीज़ें क्या है? ये यही ऑर्गेनाइजेशंस है, यानी एक समझ लीजिए मात्र एक ऑफिस है जहाँ पर नियम कानून बनाया जाता है। तो यही हम लोगों के लिए पढ़ना है। इन्हीं लोगों द्वारा, इन्हीं दो लोगों द्वारा जारी किए हुए रिपोर्ट को हम लोग एनसीईआरटी में डिस्कस किए हुए हैं। तो जब वर्ल्ड बैंक अपना रिपोर्ट जारी करती है तो वो किस स्तर पर निकालती है? तो
पर कैपिटा इनकम पे, और ये HDI। आशा करता हूँ कि ये आप लोगों को मालूम होगी। लिख देते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसके अंतर्गत किन किन चीज़ों का ध्यान हम लोग रखते हैं? स्वास्थ्य, पर कैपिटा इनकम तथा शिक्षा। स्वास्थ्य स्तर, शिक्षा का स्तर तथा जैविक स्तर यानी पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय, इनमें जो है ये भी इंक्लूड हो जाता है। तथा इसके अलावा और दो चीज़ें हैं, वो है क्या है? स्वास्थ्य स्थिति, जैविक स्तर तथा शैक्षणिक स्तर, यानी ये जो है जैविक स्तर, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं जैविक स्तर। देखिए, जब रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक द्वारा जारी होती है, तब केवल पर कैपिटा इनकम के स्तर पर ही उसको मापते हैं। हर एक कंट्री का जो डेवलपमेंट है, हर एक देश का जो विकास है, उसको हम बस केवल और केवल पर कैपिटा इनकम के स्तर पर ही मापते हैं। लेकिन जब यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जब रिपोर्ट जारी की जाती है, तब हम लोग HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के तहत उस सभी देशों का डेवलपमेंट यानी विकास को हम लोग मापते हैं, तुलना करते हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या क्या होता है? स्वास्थ्य स्थिति, जैविक स्तर तथा शैक्षणिक स्तर, यानी इसमें ये चीज़ें भी इंक्लूड हैं। देखिए, ये वाला जो है ना, इसके अलावा ये भी और ये भी इंक्लूड है। समझ गए? यही अंतर है। कई देशों को तुलना करने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपनी सूची निकालती है। कौन कौन है? वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, याद रखिएगा। समझ गया? यही थोड़ा आपको उस समय उस दिन पढ़ाना जो है, मतलब भूल गए थे, आज पढ़ा दिए, बढ़िया से याद रखिएगा। अगला जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, कुल आय देशों के तुलना के लिए उपयोगी माप क्यों नहीं है? यानी किसी देश का टोटल इनकम कई देशों को तुलना करने के लिए ये उपयोगी क्यों नहीं है? कुल आय मतलब टोटल इनकम एक देश का, यही हो गया। कुल आय देशों के तुलना के लिए उपयोगी माप क्यों नहीं है? यानी टोटल इनकम। हम बताए थे कि इंडिया भले ही चौथा लेवल, मतलब इंडिया चौथा सबसे अमीर देश में गिना जाता है, तो क्या ये हम लोग मतलब कई देशों को कंपेयर करने के लिए ले सकते हैं, कई देशों को तुलना करने के लिए ले सकते हैं? नहीं। क्यों? यह केवल एक वर्ष का डेटा देता है, गलत। यह केवल विकसित देशों के लिए प्रासंगिक है, यानी कि केवल ये जो देश विकास कर चुका है उसके लिए है, नहीं। यह आर्थिक विकास का सही संकेतन नहीं है। यह एक जो फाइनेंशियल डेवलपमेंट है उसके लिए केवल ही सही संकेतन है, नहीं।
देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है, इसका आंसर यही है, देशों की जनसंख्या अलग अलग हो सकती है। बताया थे आपको, आप लोगों को, कि भले ही इंडिया के पास सबसे ज़्यादा मतलब चौथा सबसे बड़ा पैसा वाला देश है, लेकिन यहाँ जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, समझ गए। हाँ, जो इंडिया से थोड़ा नीचे है उन देश मतलब जो 55 नंबर पर जापान है, हाँ, उनका जनसंख्या बहुत है, इंडिया से जो है बहुत कम है, लेकिन वो लोग जो हैं भारत जितना पैसा रखे हुए हैं। क्योंकि वहाँ पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है। वर्ल्ड बैंक कैसे, देखिए पिछले वीडियो में मतलब थोड़ा कुछ देर पहले हम आपको बताए थे कि वर्ल्ड बैंक और यूएनडीपी के द्वारा देशों मतलब उन ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा जो रिपोर्ट निकाली जाती है, तो वर्ल्ड बैंक है उसको पर कैपिटा इनकम पे मापता है सभी देशों को। तो याद रखिएगा, बैंक मतलब पैसा, पर कैपिटा इनकम वर्ल्ड बैंक, पर कैपिटा इनकम वर्ल्ड बैंक, ऐसा ही याद कीजिएगा। यूएनडीपी, एसडीआई, यूएनडीपी जिसमें यूएनडीपी था यानी उसमें डी था, तो एसडीआई में भी डी है, समझ गए। यहाँ लिख देते हैं, वर्ल्ड बैंक, यूएनडीपी, एसडीआई, वर्ल्ड बैंक पर कैपिटा इनकम। याद करने का तरीका है, वर्ल्ड बैंक मतलब पर कैपिटा इनकम, बैंक है यानी पैसा होगा, कैपिटा मतलब पैसा होता है, वर्ल्ड बैंक पर कैपिटा इनकम, याद रखिएगा। याद करने का तरीका है। यूएनडीपी जो द्वारा जारी किए हुए रिपोर्ट को हम किस स्तर पर मापते हैं, तो एसडीआई पर, उस देश का एसडीआई यानी डी एसडीआई, समझ गए। याद करने का तरीका था वो। अब हो गया मानव विकास सूचकांक किन मापदंडों का उपयोग करता है। आप लोग सोच रहे हो कि मानव विकास सूचकांक क्या होता है। अरे कुछ नहीं, ये मानव विकास सूचकांक मतलब हो गया आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यही तो होता है मानव विकास सूचकांक। तो आप लोग ये बताइए कि मानव विकास सूचकांक एसडीआई में किन चीज़ों को हम लोग कंसिडर करते हैं कोई देश को तुलना करने में, बताइए। केवल आय, पहला ऑप्शन गलत है। केवल शिक्षा एवं आय, ये भी गलत है। केवल शिक्षा एवं स्वास्थ्य, ये भी गलत है। आय, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सभी, यानी कि हम लोग आय, उस देश का आय भी देखते हैं जो केवल वर्ल्ड बैंक द्वारा दिखाया जाता है जब वो खुद अपना रिपोर्ट निकालती है, समझ गए। तो केवल आय नहीं, केवल शिक्षा नहीं, केवल स्वास्थ्य नहीं, टोटल शिक्षा, आय तथा स्वास्थ्य, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को यानी मानव विकास सूचकांक को जारी की जाती है। किसके द्वारा? यूएनडीपी के द्वारा। जब यूएनडीपी अपना रिपोर्ट जारी करती है तब। ये हम बार बार पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आएगा, समझ लीजिए पक्का आएगा, 100% आएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकास का गैर आर्थिक कारण है, यानी कौन सा विकास बिना पैसा का हो सकता है, बताइए बताइए। मतलब आर्थिक मतलब जैसे जो विकास जो है ना पैसा पर डिपेंड है, वो कौन सा हो सकता है बताइए। आय, पैसा, क्या आप बिना पैसा से पैसा कमा सकते हैं? नहीं। रोजगार पैसा पर डिपेंड है, जितना पैसा ज़्यादा उतना अच्छा आपके पास रोजगार। स्वास्थ्य भी आप पैसा से कमा सकते हैं। ऐसा हालांकि स्वास्थ्य अच्छा आंसर नहीं है, लेकिन इससे बढ़िया आंसर हम लोगों के पास ये है, पर्यावरण। इसलिए स्वास्थ्य हम आंसर में नहीं लेंगे, हम लेंगे पर्यावरण, समझ गए। ये है कौन? गैर आर्थिक कारण है पर्यावरण। अब 5 और क्वेश्चन अच्छा समझ गए, अभी 10 क्वेश्चन और बाकी हैं। ये शायद वीडियो थोड़ा लंबा चला जाए, कोई बात नहीं, समझ गए। ये मतलब का 6ठा क्वेश्चन है,
ये हम लोग आपको पढ़ा चुके हैं, सॉरी हम पढ़ा चुके हैं इसको। केरला में शिशु मृत्यु दर कम होने का कारण क्या है, बताइए। वहाँ पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, यानी उच्च प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा मतलब है, उच्च साक्षरता दर और पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, औद्योगिकीकरण का उच्च स्तर है, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब वहाँ पर ज़्यादा फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है। उच्च साक्षरता मतलब हाई लिटरेसी, मतलब वहाँ का लोग पढ़े लिखे हैं, तथा पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएँ तथा मतलब जो हेल्थ केयर सेंटर है जहाँ मतलब प्राइमरी हॉस्पिटल या जो भी है वो ज़्यादा है, साक्षरता तथा हॉस्पिटल ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है, या इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज ज़्यादा है, कृषि क्षेत्र में उच्च उत्पादन है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? पैसा ज़्यादा होना, इंडस्ट्री ज़्यादा होना, या फसल का ज़्यादा उपजाऊ मतलब उपजना। बताइए इसका आंसर होगा ख, उच्च साक्षरता दर और पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं होना। समझ गए? दूसरा, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये हम बढ़िया से पढ़ाए थे आप लोगों को। सतत विकास का महत्वपूर्ण मतलब क्यों महत्वपूर्ण है, उसका पिलर्स क्या है बताया था ना। हाँ वही है। सतत विकास का अर्थ क्या होता है बताइए, कैसा विकास होता है? अभी जो आप लोग चीज़ें यूज कर रहे हैं, रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, उसको बर्बाद करके आप फ्यूचर वाला जनरेशन जो आने वाला है उसको न उपयोग करने देना। बताइए यही है? नहीं, केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए विकास करना। क्या आप अपने के लिए विकास करते हैं सतत विकास में? नहीं। प्राकृतिक संसाधनों का बिना सोचे समझे उपयोग करना, जो आपके पास नेचुरल रिसोर्सेस हैं, तेल हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया, उसको बिना सोचे गंदा कर देना। समझ गया? खत्म कर देना, वही है सतत विकास? नहीं। आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा करना, भविष्य की पीढ़ी के बारे में सोचे बिना विकास करना। क्या सतत विकास में ये होता है कि हम लोग आने वाले जो पीढ़ी है उनके सोचे बिना ही हम लोग विकास करते हैं? नहीं, हम लोग क्या करते हैं, अपना आर्थिक विकास करते हैं, उसके साथ साथ पर्यावरण की भी सुरक्षा करते हैं। यानी हमारे जो पर्यावरण मतलब एनवायरनमेंट हो गया, वो एनवायरनमेंट में क्या मिलता है आपका? हवा, पानी हो गया, तेल, मतलब जो भी ज़रूरतों का जो चीज़ें हैं वो हम लोग अच्छे से उपयोग करते हैं, ताकि आने वाले पीढ़ी के लिए भी बचा रहे। समझ गए? वही होता है सतत विकास का मतलब। तो इसका आंसर क्या होगा? ग। समझ गए? ये हम लोगों का 8वां क्वेश्चन है, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए विकास क्या हो सकता है? बताइए। हम आपको बताया था कि हर एक व्यक्ति के लिए विकास अलग अलग चीज़ होता है। एक मजदूर के लिए विकास अलग हो गया, एक फुटबॉल प्लेयर के लिए अलग हो गया, एक बड़ा बिजनेसमैन के लिए विकास अलग हो गया। तो बताइए, एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर है, यानी जो अपने गांव का एक भूमिहीन, यानी जिसके पास ज़मीन नहीं है, यानी वो बहुत गरीब है कि उसके पास ज़मीन भी नहीं है, उसके लिए विकास क्या हो सकता है? बताइए। विदेश जाकर बसना, क्या वो विदेश में जाकर बस सकता है, अपना घर बना सकता है विदेश में? नहीं। अधिक मजदूरी और बेहतर काम के दिन, यानी ये सही हो सकता है? सही है, हो सकता है क्या? सही है। उसका भाई उसके लिए विकास क्या रहेगा कि वो अपना मजदूरी दुगना कर ले और अपना उसका जो काम के दिन है वो थोड़ा बढ़ जाए, बढ़िया हो जाए, बेहतर हो जाए, वही ना उसका विकास हो सकता है। बताइए कि वो अपना विदेश में जाकर घर बना लेगा? नहीं। बच्चों के लिए विदेश पढ़ाना, अपने बच्चों को विदेश पढ़ाना। बताइए, अपना कोई भी गरीब आदमी जिसके पास ज़मीन नहीं है, क्या वो अपने बच्चों को विदेश पढ़ा सकता है? नहीं। ये भी इससे गलत हो गया। अपने गांव में एक बड़ा रोजगार शुरू करना, क्या वो अपने गांव में एक बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि बिजनेस करने के लिए पैसे चाहिए। इसलिए एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर, यानी जिसके पास ज़मीन नहीं है, गांव का मजदूर, वो उसके लिए विकास क्या हो सकता है? अधिक मजदूरी पाना और बेहतर काम के दिन होना। बस। विश्व बैंक अपनी वार्षिक रिपोर्ट में प्रति व्यक्ति आय की गणना
किस मुद्रा से करता है, बताइए। विश्व बैंक अपनी वार्षिक रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक मतलब वर्ल्ड बैंक, ये हम आपको बता चुके हैं। क्या इंडियन रुपया में होता है? नहीं। पाउंड में होता है? नहीं। यूरो में नहीं। अमेरिकन डॉलर में। इसका ही उपयोग वो लोग क्यों करते हैं? क्योंकि जो अमेरिकन डॉलर है वो बहुत पावरफुल होता है, समझ गया। एक अमेरिकन डॉलर बराबर 80 रुपया भारत का पैसा। सोचिए कितना पावरफुल होता है। सभी देशों के रुपया से उसका अधिक मान्यता होता है। इसलिए वो जब भी अपना वर्ल्ड बैंक अपनी वार्षिक रिपोर्ट, किस चीज़ का रिपोर्ट? तो सभी देशों का तुलना करने की रिपोर्ट बताया था आपको ना, तो आपको बताया था आपको ये हम। तो विश्व बैंक अपनी जो वार्षिक रिपोर्ट जारी करती है प्रति व्यक्ति आय का, किस चीज़ का? प्रति व्यक्ति आय, यानी सभी देशों का तुलना करने का ये मापदंड होता है कि उस रिपोर्ट किस मुद्रा में करता है। अमेरिकन डॉलर, याद रखिएगा, एक क्वेश्चन बनता है यहाँ, समझ गए। बॉडी मास इंडेक्स का उद्देश्य क्या है, बताइए। हम आपको बॉडी मास इंडेक्स हम आपको ये क्यों बताए थे, बताइए। किसी का पैसा जानने के लिए, बताइए। देखिए, किसी व्यक्ति का ऊंचाई मापने के लिए क्या बॉडी मास इंडेक्स हम लोग वो आदमी कितना लंबा है उसी के लिए निकाले थे? नहीं। किसी व्यक्ति के रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, कोई आदमी का ब्लड प्रेशर नापने के लिए हम बॉडी मास इंडेक्स निकाले थे? नहीं। किसी व्यक्ति का आय का अनुमान लगाने के लिए निकाले थे? नहीं। कि वो आदमी कितना कमाता है, ये इसी के लिए हम लोग बॉडी मास इंडेक्स निकाले थे? नहीं। तो किस चीज़ के लिए निकाले थे? तो इसका आंसर है पोषण की स्थिति का आकलन करना, यानी वो आदमी कितना फिट है, कितना क्या खाता है, समझ गए, उसका शरीर में पोषण है कि नहीं है, उसी को मापने के लिए हम लोग बॉडी मास इंडेक्स निकाले थे। ये कितना और कितना के बीच में होना चाहिए? 20 और 25 के बीच में होना चाहिए। बीस से 25 के बीच में हम लोग का बॉडी मास, यानी किसी भी व्यक्ति का बॉडी मास होना चाहिए, बॉडी मास, समझ गए। तो ये हम लोगों का 11वां क्वेश्चन है। साक्षरता दर मापने के लिए किस आयु वर्ग के लिए किया जाता है, बताइए। साक्षरता दर जो हम लोग किसी राज्य का या किसी भी देश का मापते हैं तो किस वर्ग के लोगों को, किस आयु वर्ग के लोगों को लिया जाता है, समझ गए, बताइए। 18 वर्ष या उससे ऊपर, 6 वर्ष या उससे ऊपर, 7 वर्ष या उससे ऊपर, 14 वर्ष या उससे ऊपर, बताइए। हालांकि ये हम आपको पढ़ाते समय नहीं पढ़ाए थे, लेकिन इसमें हम पढ़ा देते हैं। ये हमेशा 7 वर्ष या उससे ऊपर के लोगों को, जितने भी आदमी होते हैं उन्हें तुलना में लिया जाता है। 7 वर्ष से नीचे जो बच्चे होते हैं उनको साक्षरता दर में नहीं गिनती किया जाता है। साक्षरता दर मापने के लिए गिनती नहीं किया जाता है। साक्षरता दर का मतलब क्या हो गया? लिटरेसी रेट, समझ गए। साक्षरता दर लिटरेसी रेट जो हिंदी स्वरा नहीं समझ पाते होंगे, अब बिहार बोर्ड है तो इसका मतलब है ना कि पूरा बच्चा हिंदी वाला होगा, कोई इंग्लिश वाला भी होगा। इसलिए साक्षरता दर मतलब लिटरेसी रेट कोई भी देश का या कोई भी गांव का या कोई भी, मतलब गांव का नहीं, कोई भी राज्य का साक्षरता दर मापने के लिए हम किस चीज़ का उपयोग करते हैं? किस वर्ग की आयु के लोगों को हम लोग उपयोग में लाते हैं? 7 वर्ष या उससे ऊपर वाले के। अब बताइए, विकास के मापने में कौन सा राज्य सबसे बेहतर प्रदर्शन करता है, बताइए।
इन चारों राज्यों में से सबसे विकसित राज्य कौन है? चिल्ला चिल्ला के उस दिन हम बताते हैं केरल केरल केरल, समझ गए? केरल, भले ही यहाँ जब हरियाणा पंजाब से हम तुलना किए थे केरल को, तो यहाँ जो पर कैपिटा इनकम भले ही कम था, यानी प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय भले ही कम था, लेकिन विकास के मामले में सबसे ज़्यादा यहाँ विकास देखा गया था। पब्लिक फैसिलिटीज़ यहाँ के बहुत अच्छी थी। हेल्थ केयर, प्राइमरी हॉस्पिटल यानी प्राइमरी हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी जो शैक्षणिक इंस्टीट्यूशन हो गया, पढ़ाने वाला जो विद्यालय हो गया, वो बहुत यहाँ के अच्छी थी। रोड सड़कें यहाँ पे अच्छी थी, लोग यहाँ के अच्छे थे। तभी तो जहाँ के हम बताए थे आपको कि जहाँ के लोग अच्छे होते हैं वहाँ के ही पब्लिक फैसिलिटीज़ अच्छी होती हैं, समझ गए? अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गैर नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है? यानी गैर नवीकरणीय, नॉन रिन्यूएबल। यहाँ पर हम इसको इंग्लिश में हम फिर से लिख देते हैं, नॉन रिन्यूएबल हो गया, न्यू है, समझ गया? नॉन रिन्यूएबल, समझ गया? तो जो इसको जो इंग्लिश में समझते हैं हम लोग समझ जाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गैर नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है? हवा, सौर ऊर्जा, भूजल, पेट्रोलियम, बताइए। तो नॉन रिन्यूएबल में क्या होता है? देखिए, ये आपको हमेशा रहेगा हवा, भूजल भी हर एक साल पानी पड़ता है, आ जाता है। सौर ऊर्जा तो हमेशा रहेगा भाई, सूर्य को कौन उखाड़ फेंक सकता है? कोई नहीं। अब बच गया पेट्रोलियम, ये खत्म होते जा रहा है। हमको बताया था कि पूरा दुनिया में अब 70 ट्रिलियन गैलन ही गैलन एक होता है लीटर को नापने के लिए, मतलब कोई भी द्रव्य चीज़ को नापने के लिए हम लोग गैलन का इस्तेमाल करते हैं, समझ गया? तो वही है लगभग 70 ट्रिलियन गैलन ही पेट्रोलियम हम लोगों के पृथ्वी पर अभी बचा हुआ है। ये हम एनसीईआरटी के अनुसार बोल रहे हैं, समझ गए? इसलिए इसका आंसर यही होगा। गैर नवीकरणीय का मतलब क्या होता है? नॉन रिन्यूएबल, जो इंग्लिश में आता है उसको, उसके लिए हो गया। और 14वां क्वेश्चन है, देखिए, विकास का आकलन करने के लिए कौन सा मापदंड सबसे व्यापक है, यानी सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे उचित है? समझिए, उचित कौन सा? प्रति व्यक्ति आय, मानव विकास सूचकांक, साक्षरता दर, शिशु मृत्यु दर, बताइए। तो ये होता है केवल जब आपको वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट आता है, वर्ल्ड बैंक द्वारा जब रिपोर्ट आता है तब केवल प्रति व्यक्ति आय दिखाता है। लेकिन जब यूएनडीपी द्वारा, हाँ, आपको बता देते हैं कि वर्ल्ड बैंक क्या होता है, यूएनडीपी क्या होता है, उसमें अंतर क्या है। तो जब यूएनडीपी द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है तब मानव विकास सूचकांक यानी एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का हम लोग देखते हैं। यही हमारा सबसे उचित मापदंड होता है मानव विकास का आकलन करने के लिए, समझ गए? किसी देश का विकास का आकलन करने के लिए सबसे उचित मापदंड यही होता है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने बिना विकास को क्या कहते हैं? बताइए। कौन सी ऐसी विकास होती है जिसमें पर्यावरण का नुकसान नहीं होता है और हम लोग आने वाली पीढ़ी के लिए विकास को, मतलब उस पर्यावरण को बचाए रखते हैं? हवा पानी जो भी हो गया, खेत खलिहान जो भी हो गया, उसको हम लोग आने वाली पीढ़ी के लिए बचाए रखते हैं। बताइए, वो कौन सा विकास होता है? तो उसका सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये हम आपको पढ़ा चुके थे। जो इंग्लिश में जानते हैं उसको इंग्लिश के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, समझ गए? तो आज केवल ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था। अगला दिन हम आपको सब्जेक्टिव टाइप लाएंगे, जो आपको 5 नंबर जो मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का आता है, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। वो कल हम 10 का क्वेश्चन है, हम कल डिस्कस करेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएगा, ठीक है? बाय।